गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वॉइस क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग। जय हिंद। सबसे पहले मुझे बताएं मेरे दोस्त कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी को? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द ब्रेकफास्ट स्टडीज। और एक नए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आई एम गुड। हाउ आर यू ऑल? और कल एक बड़ा ही शानदार जो है वो सेमिनार हुआ दिव्यांशी AIR रैंक 95। हमारे परिवार के लिए बहुत गर्व का विषय है। और हम उसको रिकॉर्डेड भी डाल देंगे अगर कोई वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है तो। और देखते ही देखते गुरुकुल परिवार इतना बड़ा हो गया और ये कैंपस बड़ा पसंद आया दिव्यांशी को भी कि बहुत ही शानदार कैंपस, बहुत ही इमेजिनेशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ इसको बनाया गया है। और पूरा परिवार एक मंच पे था और सारे बच्चे एकदम जैम पैक्ड सेमिनार। बहुत ही मज़ा आया देख के। और गुरुकुल परिवार काफ़ी बड़ा, काफ़ी शानदार हो चुका है, नो डाउट। तो ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है और लगातार हम इसी तरह से ग्रो कर रहे हैं, लगातार हम इस पे अच्छा कर रहे हैं। और जो लोग नहीं पहुंचे उनके लिए सेमिनार के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो वीडियो फॉर्मेट में लगातार आते रहेंगे, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट है और कल अगर आपने दिव्यांशी को सुना भी होगा तो आपको पता होगा कि वो प्रीलिम्स में 2 बार फेल हुई, राइट? 2 बार वो नहीं क्रैक कर पाई। तो फेलियर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का, कि कैसे हम उसे टैकल करते हैं, कैसे हम चीज़ों को करते हैं। और प्रीलिम्स जो है वो बहुत ही डरावना हो चुका है, बहुत ही खतरनाक हो चुका है। प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा सीरियसनेस चाहिए, लेकिन अंदाज़ा ये है कि जितना भी हमारा सेटअप बनाया गया वो मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा बात करता है, प्रीलिम्स को लेकर ज़्यादा बात नहीं करता, प्रीलिम्स को लेकर डेडिकेटेड स्टडीज़ की बात नहीं करता है। तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कल दिव्यांशी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही थी और वो मैसेज ये दे रही थी, जब इनका प्रीलिम्स नहीं निकला, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं निकला, तो लोगों ने इनके ऊपर बहुत ताने डालने शुरू कर दिए थे। बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली, और अब नहीं होगा, कोई दूसरी नौकरी कर लो, प्लान बी कर लो, इसमें कुछ नहीं हो सकता। आपने बड़े ध्यान से जो है वो सुना होगा इसके बारे में। देखो, अगर ये इनके साथ हो रहा है तो ये आपके साथ भी हो सकता है। प्रीलिम्स एक ऐसा मोड होता है जहां पर अगर आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं तो समाज आपको बहुत ही गलत नज़रों से देखता है, बहुत ही अलग तरीके से आपको जो है वो ट्रीट करता है और वहाँ आपको दिक्कत आती है। तो ये आपको बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कल आपने इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना होगा, दिव्यांशी की बातों को, जिन्होंने वो पेन सहा है, वो जो है वो दर्द से गुजरी हैं और उसके बाद वो टॉप 100 के अंदर आती हैं। तो यहाँ उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि प्रीलिम्स बहुत अनप्रडिक्टेबल है, इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होता चला जाता है। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने RFR मेथड जो है वो निकाला है। RFR मेथड की यही जो सबसे खास बात है कि प्रीलिम्स को लेकर एक बहुत ही ज़बरदस्त एटीट्यूड है इसके अंतर्गत। कल से ये बैच शुरू हो रहा है, इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इस एक वीक के बाद इसकी फीस भी हम बढ़ा देंगे। तो RFR मेथड प्रीलिम्स कैसे निकाल सकता है इसके बारे में जोड़ा, और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, राइट? तो वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो RFR मेथड जो है, अगर अगर आप लगातार इसको देखेंगे तो RFR मेथड बेसिकली हमारे कई लेवल पे काम करता है। पहली बात, ये हमारी जो मेमोरी है उसके हिसाब से काम करता है। हम जिस तरह से सीखते हैं उसके हिसाब से सीखने के पैटर्न पे ये काम करता है, सीखने के पैटर्न पे काम करता है, सीखने के पैटर्न पे काम करता है। तो सीखने के पैटर्न का मतलब क्या होता है कि हमारा दिमाग जो होता है, बड़े ध्यान समझना, RFR मैंने बहुत ही अपने NLP का जो एक आउटपुट है मैंने उसके हिसाब से इसको बनाया है।
तो आप इस बात को बड़े गहराई से समझना कि ये बेसिकली क्या है और ये कैसे काम करता है। तो जब मैंने इसको डिजाइन किया है, जब मैंने इसको बनाया है, तो उसको इस हिसाब से बनाया है, सीखने के एक डेवलपमेंटल मोड पे हमने इसको डेवलप किया है कि हमारा जो दिमाग होता है वो दो तरह की मेमोरीज पे काम करता है। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, बड़े ध्यान से समझना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और दूसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वर्ड यूज करते हैं मेमोरी और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, इसको बनाने के लिए हमें बार बार अपना टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। तो मेमोरी इसके दो पार्ट यहां पर होते हैं। अब टाइम कंज्यूमिंग, बड़े ध्यान से समझना कि मैंने आरएफआर को बनाया क्यों और आरएफआर का पर्पस क्या, क्यों ये आपको कम समय में बहुत ज्यादा रिजल्ट देने वाला है, राइट। तो आरएफआर में जो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या किया, इस पे जो लगातार हम बात कर रहे हैं वो लगातार जो है वो ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे ये क्लास होगी। अब होगा क्या, जब हम इसको बनाने पे आएंगे दोनों मेमोरीज पे, तो मेमोरी बहुत टाइम लेती है, राइट। ये मेमोरी इस तरह से होती है कि मेमोरी इम्प्रिंट करती है। तो आप जैसे कोई स्टेप लेते हैं, एक बार कहीं चलते हैं तो धीरे धीरे वो इम्प्रिंट पड़ता है। अगर आप जिस रास्ते, न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो न्यूरॉन्स हमारे हैं, जो दिमाग की मेमोरी यूनिट होती है, वो कहती है कि जिस रास्ते आप जा रहे हैं, मतलब जिस वे में आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर सेम वे में आप लौट आते हो, यानी इसी तरह से आप लौट आते हो, यानी ये आप गए और ये आए, मेमोरी का प्रिंसिपल समझो, तो यहां पर उसका जो इम्प्रिंट होता है वो बहुत हायर होता है, और इसी की वजह से ये परमानेंट मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब जरा देखो कि हमसे गलती क्या होती है। मैंने इस सिद्धांत को कैसे डेवलप किया एनएलपी पे, और देखना आने वाले समय में ये बहुत क्रांतिकारी जो है वो एक मेथड होगा, जिसको आप कहेंगे कि हाँ जो है वो सर आपने पूरी जो है ये पढ़ने का तरीका बदल के रख दिया। या धीरे धीरे रियलाइज करेंगे जैसे जैसे जो लोग आरएफआर में जा रहे हैं, जैसे अभी हमारे एक स्टूडेंट हैं यूसुफ अली सर, उन्होंने लिखा कि आपकी वो क्लास आज तक याद है, आरएफआर साइक्लोन वाली, भूल ही नहीं सकते। कारण क्या है कि मैं एक एनएलपी ट्रेनर हूं, आप इसको टीचर के रूप में मत देखो, यानी मैं आपकी मेमोरी और माइंड पर बहुत ज्यादा काम करता हूं। अब होता क्या है कि हम लोग पढ़ते कैसे, हम लोग फॉरवर्ड मेथड पढ़ते हैं, दिस इज फॉरवर्ड मेथड। आपने कोई बुक उठाई, पढ़ना शुरू किया, उसको जो है पूरा पेज बाय पेज पढ़ते चले गए। लेकिन एट अ सेम टाइम हमें क्या जरूरत पड़ती है, रिवीजन की, हमें रिवीजन की जरूरत पड़ती है। हम रिवीजन देखो नहीं करते हैं। कल अगर आपने दिव्यांशी को सुना होगा कि रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेशर में जो है वो हमें ये चीजें याद होनी चाहिए। अब जो यहां पर सेगमेंट है वो सेगमेंट ये है कि आपको सेम टाइम पे वापस लौटना पड़ेगा, यानी सेम टाइम पे रिवीजन करना पड़ेगा। स्टैट्स कहते हैं कि 90% से ज्यादा स्टूडेंट अपने शेड्यूल में रिवीजन को नहीं रखते हैं, और रिवीजन का मतलब होता है उसको नए ढंग से वापस लेकर आना सेम टाइम। तो अब या तो हमारे पास टाइम कम होता है, हम ढेर सारा पढ़ते चले जाते हैं कि चलो यार बुक्स पढ़ते हैं, आज 100 पेज पढ़ना है, 200 पेज पढ़ना है, तो हम पढ़ते चले जाते हैं। एट अ सेम टाइम आपको वापस भी लौटना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एज अ सेम टाइम आपको वापस भी लौटना है। तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल, अगर आप सेम टाइम पे नहीं लौटे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बनेगी, और लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बनेगी तो आपको पता है कि प्रीलिम्स में एक बड़ी घातक चीज होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना और अच्छा लगे तो मुझे बताना। प्रीलिम्स में एक बहुत बड़ा जाल ये है कि प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग होती है। तुम्हें पता है फेलियर का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो निगेटिव मार्किंग होती है। सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं, सारे बच्चे विपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत सब कुछ पढ़ते हैं, राइट। तो वहां पर क्या होगा कि निगेटिव मार्किंग हो जाती है। जैसी निगेटिव मार्किंग होगी, आप मतलब उसमें निगेटिव मार्किंग इसलिए होती है कि आपको पूरी जानकारी नहीं होती है, और एक किताब पढ़कर इतनी बड़ी जानकारी लेना भी अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। और वो निगेटिव मार्किंग क्या करता है, पीछे वाला जो आपका आंसर सही है उससे से 0.66 मार्क निकाल लेता है, राइट। तो ये जो है ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये मेमोरी के हायर सिद्धांतों पर मैंने बताया। अब मैंने लगातार हजारों बच्चों की काउंसलिंग की, उनसे बात की, उनके पास फेल होने के तरीके को देखा, उनकी स्टडी की, और मैं अपनी स्टडी को अपनी डायरी में लिखता रहता हूं। तो मुझे समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द 90% हमारे स्टूडेंट जो है रिवीजन नहीं करते हैं। आप कितना भी समझा लो, इसका कारण भी है कि हमें जो है रिवीजन करना पसंद ही नहीं है, हमारे वो न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर में आता ही नहीं है। हम सभी को नए कपड़े, नया खाना, नई जगह, ये सब हमें बहुत आनंदित करता है। तो जब हमारे हाथ में कोई किताब आती है, राइट,
तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम उसको बार बार, हमें लगता है जल्दी जल्दी इसको पढ़ दें, हमें सिखाया जाता है लक्ष्य पूरा करो। तो ये किताब मेरे हाथ में आई, अब मुझे बहुत आनंद महसूस होगा कि मैं इसके लास्ट पेज तक पहुंच जाऊं। लेकिन ये हो गया कि लास्ट पेज तक तो पहुंच गए, सवाल है कि मेमोरी कैसे काम कर रही है। तो मेमोरी को आपको लॉन्ग टर्म में करने के लिए सेम इम्प्रिंट डेवलप करना पड़ेगा। अब मैंने कई समय तक, बहुत लंबे समय तक बच्चों को रिवीजन का टाइम टेबल बनाना, SQ3R मेथड सिखाना, माइंड मैपिंग सिखाना, थॉट मैपिंग सिखाना, सब कुछ सिखाया। इसके बाद भी जो है बच्चे रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर उनको एक्चुअली क्या होता है, ये हमारे ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ सेगमेंट होता है कि उस पाथ पर दोबारा लौटना हमें रेजिस्टेंस देता है, क्योंकि इसको लौटना रेजिस्टेंस होता है। अब मैं लंबे समय तक कोई तरीका सोच रहा था कि इतना बताने के बाद, SQ3R मेथड मैंने बताया, फोनेटिक्स बताया, ठीक है, तमाम तरह के मेथड बताए, फिर भी बच्चा रिवीजन नहीं कर रहा है। डाटा, ऑडियो क्लिप दी, सब कुछ हुआ। अब यहां से क्या होगा, बड़े ध्यान से इसको सुनना, कि यहां से होगा क्या कि आप इस पाथ पर चले गए, पाथ ए पे चले गए और वापस तुरंत नहीं लौटे, तो आपकी 80% इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती, 80% आप पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, और यही भूला हुआ आपके नेगेटिव मार्किंग का कारण बन जाती है, और आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं, कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, आप अच्छा आंसर डिलीवर नहीं कर पाते हैं, राइट। तो अब जैसे दिव्यांशी ने भी बताया कि रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारे सामने दिक्कत क्या है, अब मैंने स्टूडेंट की मानसिकता को समझा, समझो कि ये कितना RFR, कितना हाई लेवल ऑफ प्रोग्राम है, मैंने NLP का अपना सारा पावर इसके अंदर डाल दिया है। अब होता क्या है कि एक तो नया स्टूडेंट होता है, उसको लगता है कि मुझे अभी जल्दी सिलेबस खत्म करना है, टाइम कम है। सबसे बड़ा दिक्कत है कि आपके पास टाइम कम है और आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है। मानते हो इस बात को? कितने लोग मानते हैं कि हमेशा ये डर बना रहता है मेरा सिलेबस खत्म होगा कि नहीं होगा, अभी मेरी ये किताब खत्म नहीं हुई, अभी मेरी वो किताब खत्म नहीं हुई। हमारे पास टाइम होता है कम और हमारे पास टास्क होता है ज्यादा, हम इसी तरह से अपना टाइम टेबल बनाते हैं। अब उस टास्क में हमारे पास वापस लौटकर रिवीजन करने का कोई मेथड नहीं होता है। तो नतीजा ये हो जाता है कि अगर हम सेम पाथ पर नहीं लौटे, इसको बोलते हैं न्यूरल पाथ, क्या बोलते हैं इसको? न्यूरल पाथ बोलते हैं। अगर हम इस पर नहीं लौटे तो फिर ये हमारे लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी पैदा कर देता है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब इसको कैसे मैनेज करें कि बच्चे के पास टाइम कम है, नया पढ़ना अच्छा लगता है, वापस पुराना लौटना बहुत कठिन होता है। तो ऐसा क्या करूं कि ये अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा रीजन, मैं जितने बच्चों से बात करता हूं, सर 80 क्वेश्चन करके आए हैं, सर 70 क्वेश्चन करके आए हैं, 2 दिन बाद जब आंसर शीट मिलाना शुरू करते हैं, सर 40 गलत हो गए, 20 गलत हो गए, 22 गलत हो गए, और जैसे ही वो नेगेटिव मार्किंग 5 क्वेश्चन के ऊपर गई, वैसे ही समझ लो कि आप सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो गए। और बहुत अच्छे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ गलतियों की वजह से वो इसको नहीं कर पा रहे हैं, और एग्जाम लगातार टफ होता चला जा रहा है। एग्जाम में एलिमिनेशन राउंड खत्म कर दिया, अब पूरी जानकारी होगी तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर 2022 और 2023 का स्टैंडर्ड हम देखें, और यही स्टैंडर्ड आगे चलता रहेगा। तो मैं बहुत लंबे समय से बच्चों से बात करने के बाद, बहुत टैलेंटेड बच्चे जो है प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए, इंटरव्यू फेस किए वो बच्चे प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए, तो मुझे समझ में आ गया कि इसके साथ बहुत सी चीजें जुड़ी हैं। अगर आप प्रीलिम्स निकाल लो तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है, हाँ भाई प्रीलिम्स देखो निकाल लिया, IAS का प्रीलिम्स निकाल लिया, ठीक है, मेंस लिखे हुए हैं, उसके बाद एक संभावनाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। और अगर प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो आप मुझे बताना कि अगर आप में से किसी ने, जो मुझे सुन रहा हो, जिसने प्रीलिम्स दिया हो, जिसका नहीं निकला हो, उसका कमेंट मुझे चाहिए। तो उसके अपने खुद के अंदर एक बहुत बड़ी शर्म आ जाती है, खुद के ऊपर डाउट हो जाता है, यार मेरे से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, ठीक है, हम बाद में UPSC की बात बाद में करेंगे। समाज भी उसको खोजने लगता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी खत्म हो जाती है कि अपने लिए अगर खुद को पैसा कमाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, वो सब कुछ बंद हो जाता है। तो लाइफ में प्रीलिम्स को निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो गया, और इसके साथ बहुत ढेर सारी गलतियां जुड़ी होती हैं। आप लगातार मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी ये आउटपुट नहीं आता है। अब मान लो कल घर वाले पैसा देना बंद कर दे, हम कहां जाएंगे? क्या अधूरी तैयारी छोड़ देंगे? हम बीच में से हट जाएंगे? कभी भी किसी यात्रा को बीच में मत बंद करना, बेहतर है कि तुम शुरू ना करो, कुछ और काम करो, लेकिन अगर कोई यात्रा शुरू की है तो उसको खत्म करने की जिम्मेदारी लो। आकाश ने लिखा, सर मैंने दिया था। तो कैसा होता है जब प्रीलिम्स नहीं निकलता है? खुद का कॉन्फिडेंस एकदम टूट के खत्म हो जाता है, फिर दुनिया का कोई मोटिवेशन आपके लिए काम नहीं करता, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार आपको बहुत अलग नजरों से देखना शुरू कर देते हैं, अरे यार ये तो कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो जैसे योगेंद्र ने लिखा, सर मैंने दिया था नहीं हुआ मेरा, तो मैंने लगातार इस पर मेरा चिंतन चलता रहा कि क्या करें कि इनकी ये जो नेगेटिव मार्किंग है मैं हटा दूं। मैं बोलता तो कई सालों से रहा हूं, लेकिन वो चीज नहीं हो पा रही थी। अच्छा,
आप लोग जैसे अभी किसी बच्चे ने पूछा करंट अफेयर सर कितने दिन का पढ़ना है, तो वो करंट अफेयर्स कितने दिन का पढ़ना जब वो बोल रहा है ना, तो उसके दिमाग में मैगजीन है, क्योंकि आप अखबार पीछे जाके नहीं पढ़ सकते। तो वो सोच रहा है कि 2 साल की मैगजीन या 1 साल की मैगजीन पढ़ के वो यूपीएससी क्लियर कर देगा। ऐसे बच्चे तो बहुत ज्यादा घातक हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है। कल अगर आपने दिव्यांशी को भी सुना होगा कि स्टैटोडायनेमिक, वही बात जो मैं लगातार सालों से बोल रहा हूं, राइट, जिस शब्द को मैंने क्वाइन किया था कि यूपीएससी में करंट अफेयर्स नहीं आता, यूपीएससी में स्टैटोडायनेमिक आता है। यूपीएससी में 100 नहीं क्वेश्चन होते हैं, प्रीलिम्स में जीएस में 400 क्वेश्चन होते हैं, उसके 4 स्टेटमेंट होते हैं और वो अपने आप में क्वेश्चन होते हैं। तो वो क्या होता है, ये लेवल बढ़ता चला जाता है। बड़े ध्यान से सुनो, तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन का स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन दोनों कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए वो करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ एक कूड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इतना कुछ कवर करने का टाइम आपके पास बहुत कम है। या तो आपने 12th के बाद तैयारी शुरू कर दी हो, तो जो लोग 12th के बाद जो कॉन्सेप्टर बैच है या जो 12th के बाद वो जुड़ना चाहते हैं, अगर वो जा रहे हैं तो उनके लिए तो खैर बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आपने कोई रील्स देखकर, कोई वीडियो देखकर कि 1 साल में आप आईएएस टॉपर बन जाएंगे, कल भी 2-3 बच्चे आए सेमिनार में बात करने लगे, ठीक है, अभी वो सोच रहे हैं कब एग्जाम देना है, अभी सोच रहे हैं अगस्त में, वो सोच रहे हैं कि 2024 में आईएएस टॉप करना है। तो ऐसे भी बच्चे हैं जो आते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिनका जो है रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहां पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो मैंने इसीलिए आरएफआर मेथड डेवलप किया। आरएफआर मेथड जो है बहुत साइंटिफिक वे में चलता है, जिसमें R1 F R2 है यहां पर। और अभी में से कितने लोग मुझे कमेंट करके बताएं जिन्होंने अभी आरएफआर में अपने मार्क्स को बढ़ते हुए देखा है, और कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे भूल के तुम दिखा दो, बिल्कुल मतलब 30 मिनट्स के अंदर आपने उस चीज को कभी नहीं पढ़ा और आज की डेट में तुम उसे भूल नहीं सकते, राइट। तो आप मुझे बताओ कितने लोग हैं जो अभी इस कंडीशन में, मैं अगर तुमसे फ्रेडी के बारे में पूछूं, साइक्लोन कहां आया, उसकी श्रेणी कहां थी, अफ्रीका में कौन कौन से दिक्कतें आई, फेम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेम, और ठीक है, और हमारा ग्रीन बजट क्या है, ग्रीन बजट में एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए क्या सेगमेंट दिया है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना पढ़े, मतलब इससे पहले उन्होंने कभी नहीं पढ़ा था, और अब ये जितने क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उनको सबके सब याद है, ठीक है। फ्रेडी क्या था बता सकते हो, कहां आया बता सकते हो, उसका जो है श्रेणी क्या थी अब आप बता सकते हो, ठीक है, और ग्रीन बजट क्या है बता सकते हो, एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए सरकार ने कितनी फंडिंग दी है अब आप बता सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो अगर फेम के इसमें, तो ये हाइब्रिड वाहनों के लिए है या इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, अब आप भूल ही नहीं सकते, भूल ही नहीं सकते। और मैं हमेशा ये कहता हूं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मैंने करके दिखाया तुम्हें आरएफआर का जादू, आरएफआर का जादू करके दिखाया है, राइट। तो यहां पर जो R1 मेथड है, तो सबसे पहले ये फिशिंग मेथड, इसको हम लोग हुक करना कहते हैं, कि हमने इंफॉर्मेशन हुक कर ली, यानी हमें जितनी चाहिए केवल हमें उतना ही उठा लेना है। फिर फॉरवर्ड में हम उसको क्या कर देते हैं, उसको लर्निंग कर लेते हैं, और फिर जब R2 करते हैं तो वापस इसको बोलते हैं इंपैक्ट रिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, इंपैक्ट रिवीजन है, ये इंपैक्ट रिवीजन है और बहुत पावरफुल होता है। यानी हुक करना, वापस खींचना, फिर वापस रिवीजन करना, 3 फोल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये रिवीजन का 3 गुना प्रभाव है, तुम्हारी मेमोरी में ये 3 गुना प्रभाव पैदा करता है आरएफआर मेथड। तो आरएफआर मेथड देखो धड़ाधड़ आंसर आते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इतना पावरफुल है सेगमेंट। अगर आज सोचो कि तुम इस क्लास में इतनी इंफॉर्मेशन सीख चुके हो, इतनी इंफॉर्मेशन सीख चुके हो कि अब तुम जो है वो इस सेगमेंट से बहुत आगे जा सकते हो। जैसे सूरज प्रजापति ने कितना शानदार मैसेज किया, देखो यही मैसेज इंपॉर्टेंट होते हैं, खुल के बताया करो कि मैं 3 से 10 नंबर तक आ गया हूं। 3 मार्क्स इनके थे और 3 मार्क्स से 10 मार्क्स तक, यानी 10 आउट ऑफ 10, 100% रिजल्ट इनका। 3 से 10 मार्क्स आ गए। ये ग्रोथ आप सोचो कि कितने कम टाइम में ये ग्रोथ मिला। आपसे अभी बोलता कि जाओ साइक्लोन के बारे में पढ़ो, उसको रटो, उसके नोट्स बनाओ। मुझे ईमानदारी से जितने बच्चे हैं, मुझे सबका कमेंट चाहिए, गुरु मेहनत करता है इतना, उसने अपने कई सालों का निचोड़ इसके अंदर डाल दिया। जब बच्चों के, वो अपने फेवरेट बच्चों के जब फेलियर देखता है तो मुझे बहुत पेन होता है, मुझे बहुत दर्द होता है। लेकिन मैं एनएलपी ट्रेनर हूं, ठीक है, मैं टीचर से ज्यादा, मैं कहता हूं कि मैं टीचर से ज्यादा एनएलपी ट्रेनर हूं। मैं तुम्हारी माइंड मेमोरी, तुम्हारे पेन, दुख, ग्रीव्स को, तुम्हारे दिमाग को पढ़ता हूं।
तो तुम जो महसूस करते हो वो मैं महसूस करता हूं, हम लोग मेंटली जो है वो लिंक्ड हैं। मैं यहां तक पहुंचा ही तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते। तो सेगमेंट ये है, देखो जो है अमोलिका लिख रही है 4 से 9 मेरे मार्क्स हो गए, तो ये रुद्र लिख रहे हैं 3 से 10 मार्क्स आ गए हैं। ये जो है पावर है हमारी। तो अब एनएलपी कहता है कि कोई ऐसा तरीका ढूंढो जो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सके, राइट। और शैलजा ने लिखा है कि आरएफआर मेथड इज बेस्ट सर, एक बार जो पढ़ लिया वो कभी भूलता ही नहीं सर, राइट। बहुत ही शानदार जो है, तो काफी जबरदस्त। काजल ने लिखा है 3/10, 3 से 10 मार्क्स हो गए, 8 से 10 मार्क्स हो गए। देखिए कृष्ण कुमार ने लिखा है 2 से 9 मार्क्स हो गए। ध्रुव ने लिखा है 4 से 9 मार्क्स मेरे बढ़ गए। आप अंदाजा लगाओ इतने कम टाइम में, मुझे ईमानदारी से बताओ, राइट, कि अगर ये एक ऐसा मेथड था जिसने आपको बिना उस सब्जेक्ट में, कभी आपसे मैंने ये नहीं कहा, हम कैसे पढ़ते हैं, हम कोई ओहो आज मुझे साइक्लोन पढ़ना है, फ्रेडी के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद पढ़ने के बाद अंडरलाइन करते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, फिर कहीं जाकर लास्ट में कभी मौका मिला तो कि कोई क्वेश्चन देते हैं। इतने कम टाइम में आपका आउटपुट देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया, मानते हो? और सबसे मजेदार बात है कि तुम भूले ही नहीं, एक बार तुमने पढ़ लिया तुम भूले ही नहीं, तुम्हारा मार्क्स बढ़ा। और सबसे बड़ी चीज जो मैं पूछने जा रहा हूं, मुझे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, जब तुम्हारे मार्क्स बढ़े, अब मेरी बात को समझना, एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जब तुम्हारे मार्क्स बढ़े तुम्हारा कॉन्फिडेंस पे क्या असर पड़ा? तुम्हारा जिसे कहते हैं ना कि हम लोग सर मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, कॉन्फिडेंस ढूंढ रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे बताना जब मार्क्स आपके बढ़ गए, जब आपने देखा R1 में मेरे मार्क्स इतने हैं, R2 में मेरे मार्क्स इंक्रीज कर गए, आपके कॉन्फिडेंस पे क्या फर्क पड़ा? आपको लगा कि यस आई कैन डू इट, यार ये प्रीलिम्स अगर सही तरीका अपनाया जाए तो प्रीलिम्स कैसे नहीं क्रैक होगा, प्रीलिम्स कैसे नहीं क्रैक होगा। योगेंद्र ने लिखा है कि आरएफआर मेथड से भूलने की बीमारी खत्म। मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आए हैं, बच्चों ने कहा कि सर प्रीलिम्स नहीं निकला था लेकिन इस बार आपने सारा डर खत्म करके रख दिया, अब हम समझ गए कि आरएफआर से प्रीलिम्स हमारा बड़े आराम से निकल जाएगा, राइट। मुझे बताइए कि अब आपको जब आपके मार्क्स बढ़े तो अब आपके अंदर कैसी फीलिंग आई? अरे यार प्रीलिम्स तो हम निकाल सकते हैं, इस मेथड से तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं, राइट। शैलजा ने लिखा कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हुआ है। ध्रुव ने लिखा कॉन्फिडेंस हाई हो गया है। ये वो बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, जो बताता हूं वो करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि ओजांग सर वाकई में बहुत मेहनत करके नई नई चीजों को डेवलप करते हैं, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आरएफआर की। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कल है 10 तारीख, 10 अगस्त, और कल से आरएफआर की क्लासेस, लंबी क्लासेस शुरू हो रही हैं, 2-2 घंटे की क्लासेस शुरू हो रही हैं। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ये क्लास चलेंगी, बहुत लंबी, और पर डे हम बहुत इंटेंसिव क्लासेस के साथ चलेंगे। शुरुआत में हम थोड़ी सी कम क्लास लेंगे, धीरे धीरे हम टाइम बढ़ाते जाएंगे, अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे, राइट। और अभी जो इसकी फीस है वो 2100 है, आपको पता होगा, जिसको बढ़ाकर हम 2500 करने वाले हैं, यानी कि 15 अगस्त के बाद हम इसकी फीस 2500 कर देंगे। तो जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो इसके साथ जुड़ जाएं। सितंबर में हम सीसैट भी लेकर आएंगे, डेफिनेटली लेकर आएंगे, क्योंकि अभी जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत प्रेशर आ रहा है, एक एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, चुन रहे हैं, हम पैटर्न को एनालाइज कर रहे हैं कि 2022-2023 के पैटर्न में बच्चों को क्या दिक्कत आई। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं आज वो जुड़ जाएं, क्योंकि उनको फिर ऐप पे क्लास नहीं मिलेगी, वो ऐप पे क्लास चलेगी 8750711100। मैं यही बताने के लिए यहां आया हूं, 22 या 33 या 44 या लास्ट में 55। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं अगर आरएफआर के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, और फिर वो आपको क्लासेस नहीं मिल पाएंगी। तो कोशिश करिए दोस्तों, जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको ऐप की नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये एक ऐसा बैच है, आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आपकी जिंदगी बना सकता है, कौन सा बिगाड़ सकता है। एक क्वेश्चन नहीं हुआ और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो दर्द आपको बहुत बाद में पता चलेगा, राइट। तो आप जितने भी आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत कम फीस है, ये 8 मंथ का कोर्स है, 8 मंथ। कितने क्वेश्चन होंगे इसमें? 12,000 प्लस क्वेश्चन टीचर डील कर, 12,000, अंदाजा लगाओ, 48,000 स्टेटमेंट के साथ ये क्वेश्चन जाएगा। आप अंदाजा लगाओ कि कितना ज्यादा डेप्थ क्रिएट होगी। और जो स्टूडेंट कई अगले साल देना चाहते हैं 25 में 26 में, वो क्लास में
कितना उनका इंटेलेक्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि वो क्या होगा, एक टॉपिक पे, मान लो कोई भी एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक पे वो मल्टीपल क्वेश्चन अपने टीचर से पूछना शुरू कर देंगे। उन्हें मान लो हिस्ट्री पढ़, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अब वो जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड उन्होंने कई क्वेश्चन कर लिए। अब वो अपने क्लास में जाएंगे कि सर जियोमॉर्फोलॉजी पे ये भी एंगल है, ये भी एंगल, आप प्लीज मुझे इसका बताएं। तो उनका जो लेवल है वो कई गुना बढ़ जाएगा। मान लो जैसे साइक्लोन ही है, फ्रेडी आपने पढ़ लिया, अब आपके टीचर ने साइक्लोन पढ़ाना शुरू किया, अब आप उनसे बात करेंगे, सर टेम्परेट साइक्लोन और जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में आप अंतर बताएं, ट्रॉपिकल साइक्लोन में अंतर बताएं, साइक्लोन की मैकेनिज्म बताएं, साइक्लोन बनता कैसे सर इसके बारे में हमें बताएं, भारत में ये 2 जगह साइक्लोन क्यों आते हैं इसके बारे में हमें बताएं। तो आपका जो लेवल, जो इंफॉर्मेशन ग्रैबिंग पावर है वो कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। चाहे आप 27 में दे रहे हो, 25 में दे रहे हो, ये एक ऐसा मेथड जो आपको कई कई गुना जो है वो आगे लेकर जाएगा, कई गुना आपको आगे लेकर जाएगा। तो ये वक्त है बहुत अच्छा करने का, ये वक्त है बेहतरीन करने का। तो लग जाइए पूरी पावर के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, और अपने आप को झोंक दीजिए इसके लिए, राइट। तो मैं यही कहूंगा कि ये 2100 रुपए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो प्रीलिम्स का डर आपके हमेशा खत्म कर देगा। और मैं यही प्राइस रखा है जहां पर कोई भी बच्चा इसके साथ आकर जुड़ सके। तो इसके बाद जो है वो हम 15 अगस्त के बाद इसकी प्राइस 2500 करने वाले हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं आज वो जुड़ जाएं ताकि उनको नोटिफिकेशन आ जाए और ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर वो प्रॉपर क्लास ले सकें, राइट, प्रॉपर क्लास ले सकें। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करने जा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कई बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं दे पाए 50,000 रुपए के डिस्काउंट के लिए गुरुकुल 3.0 बैच में। तो इस संडे को, राइट, इस संडे को 2 दिन लगातार स्कॉलरशिप टेस्ट है, 13 अगस्त से लेकर 14 अगस्त मध्य रात्रि तक। इसके बाद तो आजादी है हमारी। तो 13 अगस्त सुबह 10 बजे से लेकर 14 अगस्त मध्य रात्रि तक आप नया स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं गुरुकुल 3.0 बैच के लिए। ये आजादी के अमृत काल में ओजांग आईएएस की तरफ से एक उपहार है, और इस परंपरा का हिस्सा बन सकते हैं, इस ताकत का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे जो ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं उनके साथ आप बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे मेंटरशिप ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और आप अभी से ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे इनरोल कर लें ताकि आप ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकें, और 50,000 रुपए तक की आपको जो यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुकुल के 3.0 में, और गुरुकुल की जो परंपराएं हैं वो यहां चल रही हैं। इस बेहतरीन परिवार का हिस्सा बनिए जो लगातार खुद को बदल रहा है, खुद को जबरदस्त तरीके से आगे लेकर जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। और कई बच्चों ने कहा कि सर ओजांग सिलेबस एनालिसिस फिर से आप शुरू करिए। मैं बहुत जल्दी ही लेकर आ रहा हूं सिलेबस एनालिसिस, और आप इसके लिए तैयार हो जाइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, और वो है हमारा ओएमपी प्रोग्राम। जी हाँ, ओएमपी प्रोग्राम ओजांग मेंटरशिप प्रोग्राम है। और आप लोग कह रहे थे कि सर हमें मेंटरशिप की बहुत जरूरत पड़ रही है, हमें कुछ ऐसा सेगमेंट है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि मैं पूरी तैयारी के साथ उतरता हूं, पूरी तैयारी के साथ चीजों को करता हूं। स्वागत करता हूं ओजांग मेंटरशिप प्रोग्राम में। पूरी टीम आपने देख लिया, डेडिकेशन के साथ वो काम कर रही है, और जो गुरुकुल में हमने बच्चों के साथ किया, जो हमने नई नई चीजों को डेवलप किया, वो चीजें हम ओजांग मेंटरशिप प्रोग्राम में लेकर आ रहे हैं, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। और मेंटरशिप बेसिकली बहुत जरूरी है। मैंने आपको स्प्रिंग थ्योरी के बारे में बताया था, राइट। किसको किसको याद है स्प्रिंग थ्योरी? स्प्रिंग थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्प्रिंग के साथ एक दिक्कत होती है कि स्प्रिंग जो है, हम स्प्रिंग की तरह, हमारी आदतें स्प्रिंग की तरह होती हैं, राइट। गुरुकुल में सबसे ज्यादा फायदा किस बात का हो रहा है? हम उनकी आदतों को बदल रहे हैं, हम उनको पढ़ने की आदत डाल रहे हैं, हम उनकी मसल्स मेमोरी सेट कर रहे हैं। तो स्प्रिंग थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब स्प्रिंग के साथ दिक्कत यह है कि स्प्रिंग के अंदर पावर बहुत होती है, गोली भी जो है स्प्रिंग की मदद से चलती है, लेकिन स्प्रिंग खुद को खींच नहीं सकती है, अपना जो है वो फॉर्म चेंज नहीं कर सकती है। इसके अंदर एनर्जी बहुत स्टोर होती है, लेकिन ये अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। तो ये जो हमारी हैबिट्स यानी हमारी आदतें हैं, ये बिल्कुल इसी स्प्रिंग की तरह होती हैं। ये क्या काम करती हैं? हमें जो आदत पड़ गई हम उसी के साथ रहते हैं। देर तक सो के उठना, देर से सोना, हम अपनी आदतों को बदलने में बहुत इनर्शिया महसूस करते हैं, बहुत जड़त्व महसूस करते हैं। तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। अब एक्सटर्नल फोर्स हम क्या करते हैं? हम जो सोचते हैं लाओ मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेते हैं, कोई बुक पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि अगर स्प्रिंग में परमानेंट चेंज लेकर आना है तो आपको एक बहुत ताकतवर और कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ही पावरफुल ताकत लगानी पड़ेगी।
ये ताकत एक्सटर्नल फोर्स से आती है और इसी को हम लोग मेंटर्स बोलते हैं। ये मेंटर्स लगातार, आपको क्या लग रहा है गुरुकुल में जब बच्चे आए तो सभी एकदम पहले दिन ही परफेक्ट हो गए? नहीं, इतनी प्रॉब्लम्स हुई, हमने बहुत प्रॉब्लम, किसी को अरे सर वो किसी को दूध पी के सोने की आदत है, किसी को खाना इतने बजे मिलना चाहिए, कोई चावल नहीं खाएगा, कोई रोटी है, किसी को सर दर्द की समस्या, कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है, किसी को घबराहट हो रही है, कोई ऐसा था जिसको रात में सपने आने लगे, उसको लगा कि गुरुकुल कैंपस में आके सपने आने लगे। अजीब अजीब सी प्रॉब्लम, तुम्हें बताऊंगा, तो ये पूरी डायरी मेंटेन है। और फिर हमने वहां एक एक की काउंसलिंग की, उनको समझाया, धीरे धीरे उनके पढ़ने की आदतें, किसी को दर्द होने लगा, किसी गर्दन में दर्द, एक से एक पेन निकल कर आया। हमने लगातार अपने शेड्यूल को मेंटेन किया, अपनी चीजों को देखा, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब उनके अंदर एक परमानेंट चेंज आने शुरू हो गए। राइट, परमानेंट चेंज आने शुरू हो गए। अब उन्होंने योग करना शुरू किया, उन्होंने टेस्ट देना शुरू किया, टेस्ट नहीं देते थे, धीरे धीरे जब हमने जोर जबरदस्ती करना शुरू किया तो उन्होंने करना शुरू किया। तो मेंटरशिप बेसिकली वो एक्सटर्नल फोर्स है। राइट, तो वो एक्सटर्नल फोर्स है। राइट, और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपके अंदर हैबिट चेंज हो जाएगा। तो हैबिट ही हमारे सक्सेस और फेलियर का आधार होता है, और इसीलिए ओजांग मेंटरशिप प्रोजेक्ट यहां पर लेकर आया गया है और बहुत कुछ करने जा रहे हैं। इसमें हम पूरी पर्सनालिटी के ऊपर आपके साथ काम करने जा रहे हैं, एकेडमिक्स पे काम करेंगे, पूरे साल का आपका गाइडेंस, पूरे साल का आपका टाइम टेबल, कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए, कैसे आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, सारी चीजें हम यहाँ पर, डेली टाइम मैनेजमेंट, डेली आपका शेड्यूल मैनेजमेंट, डेली आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं, ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आपके पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन पे बात करेंगे। मान लीजिए आपकी पर्सनालिटी इंफीरियर है, आप बात नहीं कर पाते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते हैं, आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, बहुत सी प्रॉब्लम अंदर अंदर आती हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पर मैनेज करेंगे। और डेफिनेटली ये प्रोग्राम आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच देने जा रहा है जो लोग इसके साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो ये 360 डिग्री का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपकी जरूरत की सारी